सुमन अपनी भाभी रवीना को बड़े चाव से पसंद करके आई थी। वैसे तो पूरा परिवार ही गया था लड़की देखने, लेकिन अगर कोई नहीं गया था तो वह था उसका भाई रोहित, जो अपनी होने वाली पत्नी को देखने भी नहीं गया। पर जब लड़की वालों ने कहा कि आजकल के ज़माने में ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है कि खुद लड़का ही अपने लिए लड़की देखने नहीं आया, तो लड़के वालों ने बात को संभालते हुए कहा कि लड़का बहुत सीधा है और उसे अपने घर वालों की पसंद पर पूरा भरोसा है। तो रवीना के घर वाले लड़के के संस्कारों पर ही बलिहारी हो गए थे। वैसे तो रवीना के घर वाले खुद तो लड़के को देख ही चुके थे। बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन था। ऊंचा कद, गेहूं रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक रोहित बातचीत में भी स्नेहिल था। ऐसे लड़के तो किस्मत से मिलते हैं, इनकार कौन कर सकता था भला। पर रवीना लड़के को देखना चाहती थी और जब उसने एक दो बार दबी जुबान से अपनी माँ से लड़के को देखने की इच्छा जाहिर की तो माँ ने सीधा जवाब में फोटो पकड़ाकर कहा कि लड़का शर्मीला है और अगर तुम जिद करोगी लड़के को देखने की तो वो लोग तुझे बेशर्म समझेंगे, और वैसे भी तेरे पापा लोग तो देख ही आए हैं, तो क्या तुझे तेरे माँ बाप पर इतना भी विश्वास नहीं है? आखिर माता पिता से बढ़कर हितैषी कोई होता है क्या भला। अपनी माँ की बात सुनकर रवीना चुप हो गई, आगे कुछ ना बोल सकी। लेकिन फोटो में देखा तो उसे रोहित अच्छा ही लगा। अक्सर रवीना की ननद सुमन रवीना से किसी न किसी बहाने से बात करती रहती थी। सुमन अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसकी होने वाली भाभी बहुत ही समझदार और हंसमुख है। एक दो बार रवीना ने अपने होने वाले पति रोहित से बात करने की इच्छा जताई तो सुमन ने अपने भाई से बात कराई थी, परंतु हेलो कैसी हैं आप जैसे औपचारिक बातों के अतिरिक्त कुछ बात ना हो सकी। तो रवीना अक्सर सोचने लगी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला आधुनिक युग का युवक है या कोई पुरातन पंथी है ये रोहित, कुछ समझ नहीं आता। बाकी लोगों के हिसाब से तो उन दोनों की जोड़ी एकदम कमाल की थी, परंतु रवीना को ये रोहित का इतना कम बोलने वाली आदत कभी कभी आदत न लग कर उसकी बेरुखी लगती। खैर विवाह की मंगल बेला आई और विविधित रूप से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और रवीना अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो उसकी प्यारी सी इकलौती ननद सुमन नेक लेने के लिए गृह प्रवेश के रास्ते में खड़ी थी। उसे अपने भाई रोहित से मोटी रकम चाहिए थी। रोहित ने भी थोड़ी हंसी ठिठोली के बाद उसकी मांग पूरी कर दी। रोहित को ऐसे हंसते देखा तो रवीना ने चैन की सांस ली कि अच्छा चलो, हंसना तो आता है जनाब को। दिन भर अनेक रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी चलती रही। शाम ढलते ही सुमन ने अपनी भाभी को बड़े ही प्यार से उसके कमरे में पहुंचा दिया। अनगिनत ख्वाब अपनी आंखों में बसाकर रवीना बेड पर बैठी रोहित के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पर ये क्या, रोहित तो कमरे में घुसते ही बोला कि शादी की रस्म कितनी थकाने वाली हो जाती है ना, मैं तो सो रहा हूँ और तुम भी थकी होगी तो तुम भी सो जाओ। कहकर रोहित बिस्तर के किनारे पर करवट लेकर आराम से सो गया। तो रवीना ये देखकर हैरान रह गई कि ये कैसी सुहागरात है। थका है पर कम से कम दो बोल प्यार के तो बोल ही सकता था। इसने तो सरासर मेरा अपमान किया है। क्रोध और अपमान से भरी रवीना ने ना ही कपड़े बदले और ना ही रोहित से कुछ कहा, बस दूसरे किनारे पर लेटकर चुपचाप आंसू बहाते हुए पता ही नहीं चला कब सो गई। दूसरे दिन नहा धोकर तैयार होकर तो कमरे से निकली थी, पर चेहरे पर उदासी की परत चढ़ी हुई थी। आज बहू के हाथों खाना बनाने की रस्म थी। मेहमान अधिकतर तो जा ही चुके थे, कुछ ही लोग शेष बचे थे जिन्हें आज जाना था। रोहित का छोटा भाई रमन भी सुमन की तरह ही चंचल स्वभाव का था और भाभी के साथ कल से ही हंसी मजाक कर रहा था। कल रवीना भी उसकी बातों से आनंदित थी, परंतु आज तो गंभीरता की चादर सी ओढ़ रखी थी। सुमन और उसकी माँ से उसकी ये उदासी छुप न सकी, पर मेहमानों की उपस्थिति में कुछ पूछना उचित नहीं था। रोहित तो सबके सामने इतना सामान था कि रवीना को लगने लगा कि कहीं वह सचमुच इतना थका तो नहीं था कि सहज भाव से सो गया। उसका विश्वास पुनः रोहित पर कायम होता कि फिर रात्रि आ गई। आज भी उसने कुछ वैसा ही किया जो कल किया था। तो रवीना के सब्र का बांध टूट गया और उसने रोहित को उठाया। रोहित उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कैसा टाइम? रवीना ने कहा। तो रोहित बोला कि ये विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की थी जिसका नाम प्राची था और मैं इतनी जल्दी उसे नहीं भूल सकता हूँ। तो फिर शादी ही क्यों की? और अब बताने से क्या फ़ायदा? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? रवीना ने क्रोधित होकर कहा। तो रोहित बोला, किसी से तो विवाह करना ही था, तुम्हें और कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। तुम्हें इस घर की बहू होने का पूरा सम्मान मिलेगा और कितना लाड़ प्यार हासिल करोगी ये तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर करेगा। रही मेरी बात तो मैं समय ही तो मांग रहा हूँ बस। ये मैंने कब कहा कि तुमसे पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखूँगा? ओह बड़ी मेहरबानी आपकी, कितने एहसान किए हैं आपने ये सब सुख मुझे देकर। यही बात अगर आप मुझे शादी से पहले बता देते तो मेरी निगाहों में आपका सम्मान होता। विवाह तो मैं तब भी कर लेती और आपको पिछले रिश्ते से उबरने का समय भी खुशी से दे देती, बल्कि खुद उसमें आपकी मदद करती। पर आप तो ऐसे जता रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। इस बार क्रोध कम और दुख अधिक था रवीना के स्वर में।
गलत मैं नहीं, मेरे पापा ने किया है। कितना समझाया था मैंने उन्हें, कितना मनाया था, पर उनकी एक ही जिद रही कि अपनी जाति में ही विवाह होगा, तो कोर्ट मैरिज कर लेते। इतने ऊंचे ओहदे पर हो, कोई कमजोरी तो नहीं थी। आप मैं हाँ, वह भी कर लेता, पर प्राची के पिता जब विवाह की बात करने आए तो मेरे पापा ने उनका इतना अपमान किया कि प्राची ने मुझसे रिश्ते समाप्त कर जल्दी में किसी के साथ विवाह कर लिया। रोहित ने मजबूरी बताई। उस रात तो वो सो ही नहीं सकी और उसके बाद और ज़्यादा उदास रहने लगी। रवीना को ऐसे उदास देख करके घर के सभी लोग समझ रहे थे, परंतु रवीना से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब रोहित से इस बारे में बात करने का प्रयास किया तो रोहित बोला कि बहू आप लोगों को चाहिए थी, मैंने लाकर दे दी, अब पत्नी बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ये बात रवीना के कानों में भी पड़ी तो वह और क्रोधित हो गई। लाकर दे दी का क्या मतलब हुआ? मैं कोई बेजान वस्तु हूँ कि घर में चाहिए थी तो ले आए? पर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। क्या कहती और किसे कहती? पापा भी सब देख रहे थे और रोहित पर क्रोधित भी थे, परंतु रवीना ने गौर किया कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। 3 दिन बाद रवीना के पापा उसे लेने आए। शादी के बाद रवीना के पापा उसे लेने आए पहली बार। शादी के बाद पहली बार रवीना मायके जा रही थी। मायके जाने लगी तो मम्मी ने बड़े ही प्यार से उसे गले से लगा लिया, जैसे सांकेतिक भाषा में कुछ कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा बहू, बस इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। सुमन ने भी कसकर गले से लगाकर कहा कि जल्दी वापस आना भाभी, आपके बिना घर सूना हो जाएगा। रमन ने आगे बढ़कर रवीना के पाँव छुए। रवीना के पापा तो बेटी का इतना लाड़ प्यार और सम्मान देखकर अभिभूत हो गए। बस जिसे कुछ कहना चाहिए था उसने नज़र भरकर पत्नी को देखा तक नहीं, पर रवीना के पापा को तो ये उसकी आंखों के श्रम और संस्कार ही लगे, उसकी छवि ही ऐसी थी। रवीना की विदाई के बाद उनके घर में एक तरह से युद्ध छिड़ गया था। मम्मी तो रो रो कर कह रही थी, इतनी सुंदर बहू ढूंढ कर दी कि बेटा राह पर आ जाएगा, पर तूने तो उस बेचारी का मान तक नहीं रखा। पता नहीं क्या बताएगी मायके में यहाँ के बारे में। मुझे तो डर लग रहा है कि भाभी वापस आएंगी भी या नहीं। सच कहूँ तो अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कभी नहीं आती, सुमन ने क्रोध मिश्रित चिंतित स्वर में कहा। रमन रोहित से आयु में काफ़ी छोटा था तो वो चुप ही रहा। पापा ने रोहित को समझाने की कोशिश की तो अब तक चुप रोहित बोल पड़ा, आप तो चुप ही रहिए पापा, इन सब की जिम्मेदार आप ही हैं। आ तो गई आपकी जाति की बहू, इसके आगे उम्मीद मत रखना मुझसे। कहता हुआ रोहित अपने कमरे में चला गया। पापा निढाल से वहीं कुर्सी पर बैठ गए। जब प्राची से रिश्ते की बात उठी थी तो मम्मी, सुमन व रमन ने इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया था। यही वजह थी कि वो इन सब से नाराज नहीं था, परंतु पापा की वजह से रिश्ता नहीं हो सका तो पापा से उसने बात करना तक छोड़ दिया था। पर अब जो हुआ सो हुआ। प्राची का तो वैसे भी विवाह हो चुका था। रवीना ने मायके पहुंचकर सामान्य रहने का काफ़ी प्रयास किया। उसके पापा ने जब उसके ससुराल वालों की तारीफों की झड़ी लगाई तो वो शांत रहकर बस फीकी सी हंसी हंस दी। जब तारीफ रोहित की प्रारंभ हुई तो रवीना के चेहरे पर जो क्रोध उभरा वो उसकी भाभी पूनम से छुप ना सका। वैसे तो माँ भी कहीं ना कहीं समझ पा रही थी कि उसकी बेटी खुश नहीं है। अगले दिन जब घर के पुरुष काम पर चले गए तो पूनम ने रवीना की उदासी का कारण पूछा। माँ भी वहीं आकर बैठ गई थी। पहले तो रवीना ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, पर अंत में सब बता दिया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को तो जैसे सदमा सा लग गया, कुछ क्षण को मौन ही हो गई। पूनम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना दी। कुछ क्षण के उपरांत जब वो शांत हो गई तो पूनम ने कहा कि आगे क्या करने का सोचा है? सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है भाभी। बहुत उपेक्षित अनुभव किया स्वयं को। जी तो कर रहा है कि वापस ही ना जाऊं। रवीना के ये कहते ही माँ जैसे होश में आ गई। ना बेटी, ना, इतना कठोर निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। अच्छी बात यह है कि उस लड़की का विवाह हो चुका है। दामाद जी कब तक उसकी याद में जी पाएंगे? आना तो उन्हें तुम्हारे पास ही होगा। रवीना को ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उसके कुछ बोलने से पहले ही पूनम बोल पड़ी। ये क्या बात हुई मम्मी जी? गलती सरासर रोहित की है। एक तो पहले उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने हमें कुछ बताया नहीं। चलो इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, पर विवाह के बाद इस तरह की हरकत को सही कैसे ठहरा सकते हैं? अगर उन्होंने अपने पिता को गलत ठहराने के लिए ही ये विवाह किया था तो भी हमारी रवीना के मन को तो घाव दिए हैं ना। भाभी ने कहा तो माँ बोली, अब जो है सो है। अब इस बात को लेकर घर तो नहीं तोड़ा जा सकता। दामाद जी तो कभी ना कभी सुधर ही जाएंगे, लेकिन अगर घर टूटा तो बाद में कितनी ही तरह की और परेशानियां मुंह उठाए आएंगी। दुनिया तो सदा औरत को ही दोष देती है, लेकिन माँ जी इसकी वजह से रवीना के आत्मसम्मान को जो चोट पहुँचती है उसका क्या? पूनम ने समझाना चाहा। नहीं पूनम, इतनी सी बात पर घर टूट जाए
ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। और फिर दामाद जी का व्यवहार तो रवीना के प्रति खराब नहीं है। वक्त ही तो मांगा है उन्होंने, यदि वो भी नहीं दिया तो ये तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अभी पिछले सप्ताह इतनी धूमधाम से शादी की है, छोटे से कस्बे में रहते हैं हम लोग और छोटी जगह में आग की तरह बात फैल जाती है। सब रवीना की ही गलती निकालेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि इस बात को यहीं समाप्त करो। घर के पुरुषों तक भी ये बात नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे पापा सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब वही रवीना का घर है, उसका मान सम्मान बचाना इसका कर्तव्य है। इतना कहकर माँ तो वहाँ से उठकर चली गई और साथ ही ये भी जतला गई कि अब इस घर पर रवीना का हक नहीं है। टूटे आत्मसम्मान के साथ भी रवीना का कर्तव्य अपने ससुराल की इज्जत बचाना ही है। लोग क्या कहेंगे जैसा सदा का ज्वलंत प्रश्न एक स्त्री के आत्मसम्मान पर हावी था। पूनम ने कुछ कहने के लिए माँ जी को आवाज़ लगानी चाहिए, परंतु रवीना ने रोक दिया। वो समझ चुकी थी कि बेटी सचमुच पराया धन है और अब वो पराई हो चुकी है, तभी तो जन्म देने वाली माँ ने भी उसको पराया कर दिया। रवीना की सास और ननंद रोज उसे फ़ोन करती थी। वो लोग स्वयं को उसका अपराधी समझते थे। रवीना भी जानती थी कि इस घटनाक्रम में उनका कोई दोष नहीं है और फिर रहना भी उसी घर में है, तो उनसे शिकायत करें भी तो क्या। हाँ, यदि वो लोग ये सत्य पहले बता देती तो अच्छा होता, परंतु उन्होंने भी शायद सोचा नहीं होगा कि रोहित ऐसा व्यवहार करेगा। एक सप्ताह रहकर रवीना वापस लौट गई। उसे लेने के लिए रोहित, रमन और सुमन तीनों भाई बहन आए थे, लेकिन उनका व्यवहार इतना सामान्य था जैसे कि सब कुछ ठीक है। माँ को तो उनके इस व्यवहार से रवीना का भविष्य सुरक्षित दिखा। जाते समय पूनम भाभी ने कहा कि कोई भी परेशानी हो तो वो साथ खड़ी हैं। ससुराल वापस पहुंची तो मम्मी जी ने गले लगाकर माथा चूम लिया। पापा जी ने भी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। सबको बहुत तसल्ली सी मिली थी कि वह वापस आ गई है और शायद उसने अपने मायके में कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। बाहर से देखने में सब ठीक था, बस कुछ ठीक ही नहीं था तो वो था रवीना का टूटा दिल। पहले की तरह हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी वो। एक दिन पूनम ने रवीना को फ़ोन पर समझाया कि हालात से समझौता उतना ही करो कि तुम्हें कोई स्थिति तोड़ ना सके। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम उसकी परवाह करना छोड़ दो। रवीना ने भी यही सब करने की ठान ली। उसने एक नौकरी ज्वाइन की। उसे खुश देखने के लिए सभी ने इस फैसले का स्वागत किया। सबके मृदुल व्यवहार से रवीना धीरे धीरे सामान होने लगी थी। सबका प्रेम उस पर ही बरसता था। रोहित के व्यवहार को तो सब गलत ही मानते थे। एक दिन रोहित ऑफिस के काम से आगरा जा रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या आया कि रवीना को ताजमहल दिखाने के लिए चलने को पूछ बैठा। रवीना ने हैरानी से उसे देखा और बोली, प्यार की निशानी ताजमहल को देखना तो ज़रूर चाहती है, परंतु आपके साथ नहीं, तो फिर किसके साथ जाओगी? रोहित ने हैरानी से पूछा तो रवीना बोली, तो नहीं जाऊंगी, अगले जन्म की प्रतीक्षा कर लूंगी। पर जो पति प्यार ही नहीं करता उसके साथ क्यों ऐसी जगह जाना? वैसे भी छुट्टी नहीं है मेरी। रोहित को कोई जवाब नहीं सूझा और वो 2 दिनों के लिए चला गया। ऑफिस का काम समाप्त करके वो अकेला ही घूमने निकल पड़ा। ताजमहल देखने के बाद वहीं एक बेंच पर बैठ गया। इधर उधर बिखरी खूबसूरती निहार रहा था कि अचानक जानी पहचानी खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी, तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। पीछे देखा तो प्राची अपने पति की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक पोज देकर किसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा रही थी। दोनों लोग अपने आप में ही मस्त थे। ये देखकर रोहित को बड़ी खीज हुई कि साल भर हो गया शादी को और व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जैसे हनीमून पर आए हों। वो प्राची का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खुद ही उठकर उनके पास चला गया। उसे देखते ही प्राची के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और वो बोली, ओह तुम यहाँ अकेले हो, पत्नी कहाँ है? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। एक साथ कई प्रश्न दाग दिए उसने। उसका पति तो जो रोहित को पहचानता नहीं था वो हंसकर बोला कि शादी हो गई है और फिर भी यहाँ अकेला आया है। तो प्राची ने व्यंग्य से कहा कि ये रोहित है, ये कुछ भी कर सकता है। ओह तो ये है रोहित। चलो प्राची, मैं नहीं चाहता कि अपनी किसी भी बात से ये तुम्हें दुख पहुंचाए। इतना कहकर प्राची का पति उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। रोहित तो देखता ही रह गया और सोचने लगा कि जिसके लिए अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी की इतनी उपेक्षा की, आज वही उसको नीचे दिखाकर चली गई। काश कि मेरे साथ रवीना आ गई होती तो प्राची को दिखाता कि मेरी पत्नी लाखों में एक है। आज रोहित आहत अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे रवीना से मिलने की बेचैनी हो रही थी। आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। आज उसका दिल चाह रहा था कि जाते ही रवीना से माफ़ी मांग ले। रात को घर पहुंचा तो काम समाप्त करके जब रवीना कमरे में आई तो आज पहली बार रोहित ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और उसके गले से लग गया। लेकिन ये क्या, रवीना ने तो उसे जोर से परे धकेल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रवीना ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसने रवीना से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी तो रवीना का क्रोध कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। ओह तो आज ये प्यार इसलिए उमड़ रहा है कि पहले प्यार ने तिरस्कार कर दिया आपका। यदि उसकी आंखों में आज भी प्यार होता तो आप हमेशा की तरह मुझे
तिरस्कृत करते। ऐसा नहीं है रवीना, उसके ऐसा करने से मुझे लगा कि जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। वो तो तभी आगे बढ़ गई होगी जब उसने आपकी शादी से 6 महीने पहले शादी कर ली थी, और अब हमारी शादी को भी इतना ही समय हो गया है, पर आज तक तुम उसी रिश्ते को पकड़े बैठे हो। रवीना ने गुस्से से कहा। तो रोहित बोला, मान तो रहा हूँ कि गलती हुई है मुझसे, अब तो आगे बढ़ने को तैयार हूँ ना, लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूँ। आप खुद को समझते क्या हो? जब आपका मन करेगा मेरी उपेक्षा करोगे, जब मन करेगा आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूँ जो जैसा चाहो खेल लोगे। अब आपकी मेरी नज़रों में वो अहमियत नहीं रही है जैसे एक पति की अपनी पत्नी के लिए होती है। अच्छा ये बात है, तो फिर अब तक मेरे साथ रह क्यों रही हो? रोहित ने अविश्वास से पूछा। तो रवीना बोली कि अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जाना तो चाहती थी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। घर के बाकी सदस्यों से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा, उनकी खातिर नहीं गई, और मायके ने तो शादी के बाद मुझे पराया ही मान लिया, तो वहाँ भी जाना नहीं चाहती थी। ये सुनकर रोहित फिर से माफ़ी मांगने लगा। तो रवीना ने कहा कि उसे सब कुछ भूलने में थोड़ा समय लगेगा। यदि अगर वो ये समय उसे दे सकता है तो ठीक है, वरना तलाक ले सकता है। इतने सीधे सपाट उत्तर से रोहित सहम गया। अब वो किसी भी कीमत पर रवीना को खोना नहीं चाहता था। रवीना का अपनी ननद और भाभी दोनों के साथ सखियों जैसा रिश्ता था, इसलिए उसने उन दोनों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया। तो भाभी ने तो उसकी प्रशंसा की ही, साथ ही ननद ने भी रवीना की पीठ थपथपाई। सुमन भले ही रोहित की बहन थी, परंतु वो सही के साथ खड़ी थी। अब तो नज़ारा देखने वाला था। रोहित सारा दिन रवीना के आगे पीछे डोलता रहता, हर बात पर उसकी प्रशंसा करता। अब वो धीरे धीरे रवीना का गुस्सा पिघलने लगा था, परंतु रवीना ऊपर से कठोर बनी रहती थी। दरअसल अब उसे रोहित की हालत पर तरस तो आता था, परंतु मिन्नतें करवाने में आनंद भी मिलता था। जब गुस्सा पिघल ही चुका था तो प्यार कब तक नहीं उमड़ता। एक दिन रवीना ने रोहित को माफ़ कर ही दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते सामान्य हो गए, तो घर में सबने राहत की सांस ली। समय गुजरता गया। ननद सुमन शादी करके अपने ससुराल चली गई। रवीना भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, और अब देवर रमन भी शादी योग्य हो गया था। जब उसके लिए रिश्ते आने लगे तो उसने एक दिन साफ कह दिया कि उसे अपनी मनपसंद लड़की से ही शादी करनी है। इतिहास फिर अपने आप को दोहराना चाहता था। ये सुनकर मम्मी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। रोहित की शादी का घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। पापा अपनी इस जिद पर कायम थे। रोहित तटस्थ था, परंतु रवीना चुप नहीं रह सकी। उसने साफ साफ कह दिया कि रमन के इस फैसले में वो पूरी तरह उसके साथ है। मम्मी को भी बल मिला। पापा रवीना को बहुत मानते थे, परंतु इस बात पर सहमत नहीं थे। तो रवीना ने कहा कि पापा जी, यदि रमन अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता तो फिर उसे कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। हर बार शादी ना होकर समझौता क्यों बने? ये क्या कह रही हो बहू तुम? रोहित ने भी मेरा फैसला माना था, और आज वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो रमन को भी मानना पड़ेगा, तभी तो वो भविष्य में खुश रह सकेगा। पापा ने समझाया। बस पापा जी, यही तो आपकी भूल है। माता पिता को ये क्यों लगता है कि उनसे बेहतर निर्णय बेटे के लिए कोई ले ही नहीं सकता, जबकि सच तो यह है कि जीवन बेटे को गुजारना होता है, माँ बाप को नहीं। और उस लड़की के जीवन का क्या जो ज़बरदस्ती की शादी में बर्बाद होकर रह जाती है? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया? इस बार पापा जी तनिक क्रोध से बोले। तो रवीना बोली, हो ही गया था पापा जी, एक तरह से। जब पहली विदाई में मायके गई थी तो यही सोचकर गई थी कि अब वापस नहीं आऊँगी, परंतु वहाँ जाकर लगा कि यहीं रुक गई तो बोझ ही समझी जाऊँगी, इसलिए किस्मत से समझौता किया और वापस आकर नौकरी करने लगी। नौकरी के बाद भी जाना चाहती थी, पर आप सबके प्यार ने रोक लिया। उस दौरान मेरे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची थी उसका दर्द मैंने अकेला ही झेला है। वो तो मेरी किस्मत ठीक थी कि रोहित सही रास्ते पर आ गया, वरना कभी न कभी रिश्ता टूट ही जाता। हमारा रिश्ता भले ही सुधर गया, परंतु तब जो फात दिल में चुभी थी वो आज भी टीस देती है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये सब फिर से इस घर में दोहराया जाए? इतना कहकर रवीना ने बात खत्म की, पर पापा जी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद ही रमन की ओर देखते हुए बोले कि रमन कल की लड़की से मिलवाओ, कल ही उस लड़की से मिलवाओ। उसके माँ बाप राजी हैं या नहीं? नहीं भी है तो मैं मनाऊंगा। तो उन्हें ये सुनकर अचानक पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और रमन ने खुशी से नाचने लगा कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।